Hello and welcome to Autodidact IAS. Today's editorial topics are: in this asymmetrical conflict over freebies, the judiciary move to study the issue could impact the economic freedom of state and the idea of India. Second one is the injustice of exceptionalism. It is the exceptionalism in granting the release of 11 individuals that lies at the core of injustice in the Bilkis Banu case. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फ्रीबीज ये कल के भी टॉपिक में हम लोग डिस्कशन किए हैं और पिछला ये हम लोग को फोर्थ टॉपिक हो आपका ये है, चौथा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो टॉपिक बहुत है, लेकिन कल वाला जो था, कल का जो फ्रीबीज पे जो टॉपिक था, आपको ध्यान रखना होगा. कल का जो मेन जो थीम था वो आपका बेसिकली जो आपका रेवेन्यू जो है वो बहुत कम है एक्सपेंडिचर से. ठीक है ना, यही इशू होता है. एक जो क्राइसिस आएगा, फिनांस क्राइसिस, फिजिकल क्राइसिस, तो यही आएगा. और इसमें मेरा जो स्टेट का रेवेन्यू क्यों कम आ रहा है उस पर हम लोग देखें, एक्सपेंडिचर क्यों ख़राब है इस पर देखें, और ये वेलफेयर स्कीम के कारण हमको ये क्राइसिस नहीं आने वाला है. ठीक है ना, ये इस बात पे पूरा वो बात कल का टॉपिक था. ठीक है ना, तो जब फ्री बीस पे आएगा तो ये होलिस्टिक वे में आप ये 4 दिन का जो आपका ये टॉपिक है वो सारा आपके दिमाग में रहेगा, तभी आपका मतलब एक अच्छा आंसर लिखाएगा. देखिए, इसका 3 तारीख को भी था, 3 अगस्त को भी, 5 अगस्त को भी, और कल 19 को और आज 20 को. ये चारों फ्री बीस पे ही हैं. तो चारों में कुछ अलग अलग पॉइंट है, इसीलिए सबको लिया गया. आज का तो आज का भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए ले रहे हैं. तो देखिए, इसमें बेसिकली जब रिकमेंडेशन किया गया तो ये कहाँ से न्यूज़ में आया, तो एक तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक रिकमेंडेशन था कि आप एक सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाइए. ठीक है, उस कमेटी में ये सब बेनिफिशियरी ये इसको रखिए. ठीक है, और स्टडी कीजिए कि फ्री बीज को हम लोग क्या रोक सकते हैं क्या, या बैलेंस कर सकते हैं क्या. क्यों? क्योंकि उसको चिंता था कि आपका स्टेट का जो एक्सचेकर है उस पर प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, ये चीज़ हम लोग अभी तक में देख चुके हैं, पहले भी न्यूज़ में आ रहा है. यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि आर्गूमेंट जो फ्री बीज के अगेंस्ट में और फ्री बीज के फेवर में, दोनों आर्गूमेंट आपके पास होना चाहिए. तो अगेंस्ट वाला जो कि नहीं फ्रीबीज नहीं मिलना चाहिए, उसका ये आर्गुमेंट है कि स्टेट एक्सचेकर पे प्रेशर पड़ेगा, स्टेट के रेवेन्यू पे जो उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है. ठीक है, और इससे हो सकता है कि वो डेप्ट ट्रैप में चला जाए. तो ये आपका आर्गुमेंट जो दे रहा है कि फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, उसका ये आर्गुमेंट है. और आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ फ्रीबीज, कोई मतलब बोलता है कि नहीं होना चाहिए, उसका ये मानना है कि क्योंकि सोसाइटी जो है इनइक्वल सोसाइटी है. बहुत सारे जो मेजर जो चंक ऑफ वेल्थ है वो एक पार्टिकुलर ग्रुप में जाकर एकुमुलेट हो गया. अब यहाँ से एकुमुलेशन के बाद जो बचा हुआ है, जो डाउन प्रूडेंट जो है या वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको हेल्प करने के लिए ये फ्री बीज से ही कर सकते हैं ना हम लोग. तो ये जो आर्गूमेंट दे रहा है इन फेवर ऑफ में यही है. ठीक है, और ये दोनों आर्गूमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप आंसर आएगा फ्री बीज में तो फॉर और अगेंस्ट दोनों को ही आप वहाँ बैलेंस करोगे. ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा. अगला देखिए, इसमें ये जो ड्रॉबैक है ये हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉबैक. फिर भी अब फ्री बीज क्यों सोसाइटी में हमको सोशल वेलफेयर मेजर जो है वो क्यों ज़रूरी है, फ्री बीज का क्यों होना ज़रूरी है. तो इसमें 2 पॉइंट पे बात किया गया है कि भाई जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जो हम लोग मानते थे, ट्रिकल डाउन थ्योरी, वो वर्क नहीं किया है ना. जो चाह रहा था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे उसका ये होता है कि आप ऊपर में खर्चा कर रहे हो और धीरे धीरे ये ट्रिकल करके नीचे जो डाउन प्रूडेंट है उसको भी ये वेल्थ मिल जाएगा. ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं. ये वेल्थ यहीं पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया और यहाँ वाला तो ये जो डाउन प्रूडेंट है, जो नीचे वाला जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको नहीं मिला, और ये गैप जो है ये बढ़ते गया विद द टाइम. ठीक है, तो ये एक कारण है. तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो यहाँ से आप पैसा कलेक्ट करो और इधर दो. इसका जो नॉर्मल एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए जो चाहिए वो एज ए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए फ्रीबीज चाहिए. ठीक है, तो इसमें ये फेल कैसे हुआ, तो फेल का पॉइंट है हमारा इनइक्वालिटी बढ़ा है. ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी बढ़ने का जैसे प्रूफ के तौर पे ये आर्गुमेंट यहाँ पे है कि इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो आई है अभी, इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का, तो उसमें ये बात है कि 1% जो इंडियन है उसके पास 22% ऑफ नेशनल इनकम जो 2021 का है उसके पास जाता है. अगर 10% का ले लें तो 57% ऑफ नेशनल इनकम जो है 2021 का 10% लोग के पास है. सोचो कितना बड़ा इनइक्वालिटी है ये. ठीक है, जो वेल्थ है एक्युमुलेशन ऊपर ज़्यादा हो जा रहा है, यही हुआ ना. दूसरा आर्गुमेंट इनइक्वालिटी का ये इसमें है, राइटर दे रहा है कि एक रिसर्च पेपर है, वेल्थ इनइक्वालिटी क्लास एंड कास्ट इन इंडिया 1961 to 2012. तो इस रिसर्च पेपर में
दो चीज़ सामने आया जो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रेटिफाइड कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब इनइक्वल वाला जो स्ट्रेटिफाइड मतलब हुआ स्ट्रेटा, ऐसे ऐसे लेयर बनना, वही अलग अलग लेयर है ना, एक अलग कास्ट, ए कास्ट, बी कास्ट, सी कास्ट, डी कास्ट, और वो सब एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे बात होती है। तो स्ट्रेटिफाइड कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये बताया कि जो अपर कास्ट हैं वो 47% ज़्यादा कमाते हैं, उसका जो इनकम है नेशनल एवरेज से 47% ज़्यादा है अपर कास्ट का, ठीक है। एक तो ये डेटा इसमें दिया, और दूसरा जो इस पेपर में था कि फ्री वीज जो इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता था वो अपर कास्ट को ज़्यादा फायदा पहुंचाया। इसको कैसे समझ सकते हो? तो देखिए 93% जो कॉरपोरेट में जो बोर्ड मेंबर हैं वो, या एमएसएमई के जो ऑनर हैं वो 61.8% एमएससी के ऑनर, 93% जो कॉरपोरेट बोर्ड मेंबर हैं वो अपर कास्ट के हैं। और अधिकांशतर जो है आप जो ये प्रोवाइड कराते हो टैक्स हॉलीडे का, सब्सिडी पावर, वेव ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स कम कराना, ये सारा किसको मिल रहा है? इंडस्ट्री को ही सबको मिल रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये फैक्ट है। ये डेटा आप लिख सकते हो, आपको जहाँ पे सोसाइटी वगैरह का जब लिखना होगा तो ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो। 2021 का है तो ये अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। ये हम आप लिख ही लो इस डेटा को, अपने डेटा कॉपी जो बनाए होंगे उस डेटा कॉपी में ये पॉइंट डाल लो, अच्छा आर्गूमेंट जनरेट करेगा आपका, ठीक है। दूसरा एक और है जो न्यूज़ में भी चल रहा है कि टैक्स बर्डन, जो डिफरेंशियल टैक्स बर्डन है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से हमको कम आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा आ रहा है। अभी जीएसटी में और बढ़ा दिए हैं और सब चीज़ में लेने लगे हो आप, है ना। दूध पे 2 रुपये अमूल का, कल का न्यूज़ था ना, कल या परसों का, 2 रुपये पर केजी बढ़ गया अमूल के दूध पे, तो अभी हाल फिलहाल इस चर्चा में है। तो अभी जीएसटी में जो बढ़ोतरी हुआ है आटा पे, चावल पे, दाल पे, ये सब पे बढ़ा दिया है। तो ये डायरेक्ट टैक्स से जो रेवेन्यू है वो कम आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बर्डन क्रिएट करता है पुअर पे, है ना। तो इससे क्या होगा, ये क्या लीड करेगा? तो एक तो आपका फाइनेंशियल बर्डन पुअर पे, इन्फ्लेशन ये बढ़ा देगा, इनइक्वालिटी फर्दर बढ़ाएगा। कि आपको पता ही होगा एंजल लॉस जो पढ़ते हैं हम लोग कि खाने में जो पैसा खर्च होता है, परसेंटेज एंजल्स लॉ आप पढ़े होगे, इकोनॉमिक्स पढ़े होगे, तो कि अगर आप कोई आदमी 1000 रुपया कमा रहा है तो ये खाने में 1000 रुपया कमा रहा है तो खाने में कितना खर्च करेगा? तो यही है कि खाने में आदमी जो परसेंटेज ऑफ रुपीज़ जो इनकम है वो खाने में विद द टाइम मेरा घट जाता है, विद द इंक्रीज ऑफ मनी या इंक्रीज ऑफ इनकम, परसेंटेज जो हम लोग खर्च करते हैं खाने में वो घट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर हम 1000 रुपये डेली कमाते हैं तो इस पे हो सकता है हम 250 या 500 खर्च कर रहे होंगे, 500 मान लो खर्च कर रहे होंगे खाने का। अगर हम 10,000 कर रहे हैं तो ये फिर इसी तरह से बढ़ेगा, है ना। तो अच्छा, इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। 100 पे अगर एंजल्स लॉ अगर आप पढ़ोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। एंजल्स लॉ सिंपल बताता है कि मान लो कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो अभी हम इस पर 20 रुपये खर्च कर रहे होंगे। 1000 अगर हम कमाने लगे तो हो सकता है 20 से मेरा 200 रुपये खर्च होने लगे। लेकिन अगर हम 1 लाख कमाने लगे तो कितना हम खर्च करेंगे एक दिन का, मान लो। तो ये जो रुपीज़ जो पर डे मेरा खर्चा होगा खाने पे, कितना ज़्यादा से जाएगा? एक तो लिमिट ही होगा ना। तो इसका जो परसेंटेज निकालोगे तो ये विद द टाइम, ये तो चलो सिंपल नॉर्मल रह जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये घट जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एंजल्स लॉ कभी बाद में बताएंगे। 2-4 लॉ है जो आपको इकोनॉमिक्स का याद रखना होगा, उसमें हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये बर्डन क्रिएट करेगा, इन्फ्लेशन आएगा, इनइक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है ना। खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा ना, जो कमाए सब गरीब खर्चा ही कर दिए खाने में, सेविंग नहीं होगा। लेकिन अमीर है वो तो कुछ सेविंग कर लेगा, वो सेविंग इनइक्वालिटी फर्दर बढ़ा देगा। ग्रोथ भी कम हो जाएगा, खर्चा है ना, ये ग्रोथ, क्योंकि आदमी कम खर्च करेगा, प्रोडक्शन कम होगा। एक तो ये 4-5 जो पॉइंट है ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो आया, ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़ें कि हमको फ्री बीज क्यों, जो वाई देयर इज़ नीड ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर, तो ये 2 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? अगर हम वेलफेयर मेजर का इम्पैक्ट देखें तो एक एग्जांपल इसमें तमिलनाडु में फ्री बस पासेस वुमेन को दिया जा रहा था। तो उससे ये देखने को क्या क्या हमको फ़ायदा इसमें क्या देखने को मिला कि जो फ्यूल कॉस्ट है फैमिली का वो घट गया, है ना। तो वो पैसा कुछ काम आएगा उसको। दूसरा है जो वुमेन जो है वर्क फोर्स में जब बाहर जाएगी, इनकरेज कर रहे हो ना आप बाहर जाने के लिए, तो वर्क फोर्स जो है वुमेन का वर्क फोर्स में बढ़ोतरी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो वुमेन है वो काम करने पे जाएगी। इकोनॉमिकल स्टेबल फैमिलीज रहेगा और वुमेन एम्पावरमेंट जाएगा। तो ये अच्छा पॉइंट है ये। एक है मिड डे मील भी, अगर आप बात करो तो मिड डे मील में भी क्या होता है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं उसको स्कूल में भेजता है, कम से कम खाने के लिए तो जाएगा। उसके बाद चाइल्ड लेबर भी घटता है, अगर स्कूल में रहेगा तो चाइल्ड लेबर वाला जो बात है वो चाइल्ड लेबर कम होगा। उसके बाद एक तरह से आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। आपको भले खर्चा करो लेकिन आने वाले टाइम में एक एडुकेटेड आपका एक सिटीजन रहेगा, हेल्दी सिटीजन रहेगा, तो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा जो हम बाद में इसको रीप कर लेंगे, हमको फ़ायदा पहुंचाएगा।
एक और है इसमें फ्री कलर टेलीविजन इन तमिलनाडु, है ना। ये एक पेपर पब्लिश हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें था उसमें ये बताया कि जो टीवी हम लोग विलेज में बांटे उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो एक तो बताया इसमें कि डिक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, एक तो ये दिखने को मिलता है। हम लोग तो यही बात कर रहे हैं ना कि टीवी दे देते हो, न्यूज़ में आप देखोगे एक न्यूज़ कल वायरल था वीडियो, कल या परसों का, तमिलनाडु के जो फिनांस मिनिस्टर हैं उनका वीडियो है, आप सर्च करके देखना, बहुत अच्छा आर्गूमेंट है उनका, उनको एक बार सुन लेना। और उसमें ही था कि टीवी आप बांट रहे हो, ये सब तो गलत है ना, टीवी देना। तो ये पेपर का जो राइटर है इस पेपर के हवाले से ये बता रहे हैं कि इस पेपर में ये चीज़ निकला था। पहला तो डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया, दूसरा जो है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन हो गया। जो पुराना स्टिग्मा था कि नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए लड़की को, तो जो वो सब को भी ये बंधन तोड़ के आगे बाहर निकलेगी, आउटसाइड द वर्ल्ड कनेक्ट होगी उससे, ठीक है ना। उसका जो विजन है वो बढ़ेगा, है ना, वही बोलेगी हम ऐसा चाहेंगे ऐसा चाहेंगे, ठीक। अगला है हमारा कि एक और तीसरा पॉइंट है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये कि जो गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी के पास टीवी है, तो गरीब आदमी वाला वहीं पर जाकर देखेगा दूसरे के घर पे टीवी, तो वो उस रिस्पेक्ट में वुमेन एंड चिल्ड्रन वाला जो बात हो रही है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरह से बचा रहेगा, इंश्योर कराएगा। तो फ्री कलर टीवी का भी ये वेलफेयर के से जोड़ के ही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये बात हो रही है कि कॉर्पोरेट अभी प्रॉब्लम इशू कहाँ आ रहा है ना। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो बात हमारे संविधान में है वो सही तरीक़ा से वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम अभी यही इसी पे चल रही है। आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ से हुआ कि फिनांस कमीशन है जो पॉलिटिसाइज हो गया है। पहले अगर प्लानिंग कमीशन था तो उसमें इसका रोल हुआ करता था कि भाई पैसा जो डिवैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा, आपका प्लानिंग कमीशन भी डिसाइड करती थी, फाइनेंस कमीशन भी थी, प्लानिंग कमीशन भी थी। अब ये होल सोल इंस्टीट्यूशन यही हो गया है कि कैसे डिसाइड होगा, और वो पॉलिटिसाइज रहता है। तो जो स्टेट है, जो मान लो कि जो सेंटर में जिसका गवर्नमेंट है और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है। आप सुनते होंगे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब का जो सीएम है वो हमेशा नाराज़ रहते हैं। तो वो इशू यही कारण दिखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें है कि जो आपका फिजिकल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन यूनियन ये बढ़ गया है ना। आप देख लो जीएसटी वाला जो है, जीएसटी अब उसके अंदर में आ गया है, सेंट्रल के अंदर में, तो एक तरह से डिपेंडेंसी फर्दर बढ़ गया इसका। तीसरा है कि सेंट्रलाइज कमेटी अभी जो बना दिया कि भाई आप इसको देखिए, अगर ये काम करती है तो एक तरह से जो मिसट्रस्ट है स्टेट का यूनियन के प्रति, ये फर्दर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो नहीं वर्क कर रहा है उस पर उसका जो आर्गूमेंट है, ये तीन आर्गूमेंट आप ध्यान रखिएगा। अब आता है मेन पॉइंट है, अब उस पर आइए। इसमें बात हो रही है कि ये जो रिकमेंडेशन आया है सुप्रीम कोर्ट से कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, उससे क्या प्रॉब्लम आएगा। एक तो ये होगा कि इससे ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान ली है कि जो पूरे इंडिया जो है सिंगल, जैसे कंसीडर इंडिया टू बी ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फेसिंग द सेम सेट ऑफ इशू, ठीक है ना, विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। जैसे इसमें एक और था पॉइंट कि हमको जो वेलफेयर मेजर जो प्रोवाइड कराना होगा, सारे स्टेट है वो अलग अलग तरीका से देगा। एक रीजन में जैसे मान लो जो केरला में वेलफेयर जो दिया जाएगा वही सेम बिहार में लागू नहीं हो सकता है, वही आपका हरियाणा में लागू नहीं हो सकता है, आंध्रा में लागू नहीं हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता ही है डिवाइड अलग अलग है, नीड अलग अलग है सारे रीजन का, तो एक तो नहीं हो सकता है, इशू भी एक नहीं है, तो डिफरेंट होगा और डिफरेंट रीजनल बेस्ड वेलफेयर मेजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें ये बात हो रहा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टेट का पे ये असर डालेगा, ठीक है ना। आप क्योंकि स्टेट अपने से भी तो ले सकता है ना डिसीजन, कैसे ले सकता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया एज ए यूनिट ऑफ स्टेट को हैम्पर करेगा, है ना, यूनिट ऑफ स्टेट है ना, ऐसे आप सिंगल मतलब यूनियन ही सारा डिसीजन ना ले, है ना, ये आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। और चौथा है एसिमेट्रिकल कन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ये कैसा कि जैसे इंसेंटिव जो हम लोग एफर्मेटिव इकोनॉमिक मेजर जो देते हैं रिच को या इंडस्ट्रीज को, उसको, और फ्री बीज वही चीज़ जब हम इंसेंटिव पुअर को देते हैं तो फ्री बीज हो जाता है। तो ये जो एसिमेट्री जो है माइंड में बना रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला बात हुआ। पांचवा जो और इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, फिफ्थ वाला इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की ये अगेंस्ट है। अगेंस्ट कैसे है, तो पहला ये बोला कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, विजडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है।
आप चारों पीछे का देखिएगा तो और ये क्लियर समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। अगला ये जो पूरा पॉइंट है आपको अभी बता दे रहे हैं हम, आपको जो याद रखना है ये ड्रॉबैक याद रखना है। अभी ये क्यों मेरे को ज़रूरी है कि फ्रीबीज होना चाहिए, एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ फेल होगा, ठीक है ना। 2 चीज़ हम लोग बात की कि फेल हो रहा है डाउन टू ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, और तीसरा है इसका दूसरा पॉइंट था कि डिफरेंशियल टैक्स रेट। ये 2 पॉइंट है, उसके अंदर हम लोग फर्दर हम लोग सब पॉइंट है, और सब पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो देख लीजिएगा, जैसे टीवी दिए तो क्या हुआ, फ्री बस पास दिए तो क्या हुआ, मिड डे मील दिए तो क्या हुआ, ये पता रहेगा, तभी आप एस्से में या आंसर में डायरेक्टली यूज़ करोगे कि हम, ठीक ना। आगे चलते हैं, सेकेंड टॉपिक हमारा है इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। अभी हाल फिलहाल में जो बिल्किस बानो का केस हुआ था, 11 को छोड़ दिया गया गुजरात वाले में, अभी आपको पता ही होगा, वहाँ पे जब छोड़ा गया तो उसके बाद जश्न मनाया गया। प्रॉब्लम वहाँ है, जब आपको कोई आप माफ़ी मांगो और जैसे सॉरी बोलने के लिए बोले और वो हंस के सॉरी बोल रहा है, गिल्टी फील तो होना चाहिए ना, उसको पता होना चाहिए हम गलती किए हैं, और जस्ट मनाया जा रहा है। तो उस पर एक यहाँ पे बात चल रही है। इस पूरे को आप तीन भाग में देख सकते हो। रिमिशन पॉलिसी पे ये बात किया है, और रिमिशन को राइट माना, एज ए राइट माना गया, और फिर जो रेप सर्वाइवर जो विक्टिम है उसको क्या चैलेंज मतलब होता है उसके बारे में बात किया है। तो इसमें ज़्यादा है नहीं, अभी और हो सकता है। अभी फ़िलहाल इसमें आपको पता होना चाहिए पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट का अलग होता है ना, और गवर्नर का अलग। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72 में है, इसका 161 में है, ठीक है। ये फिलहाल जो भी चीज़ इसमें आएगा, चलो आगे बताते हैं। फिर एक्ट एंड पॉलिसी का बात करोगे तो प्रिजन एक्ट 1894 है, ठीक है ना। इसमें भी प्रोविज़न है कि इसके तहत आप रिमिशन प्रोवाइड, इसी के अंतर्गत में बात चल रहा है कि स्टेट जो है अपना एक अलग क्या बोलते हो बिहेवियर एक्टिविटीज़ करवाएगा। अगर आप अच्छा से रहोगे तो आपको कुछ दिन रिमिशन के तौर पे मिलेगा। मान लो कि 10 साल आपका जेल है, 10 साल के लिए जेल मिला है, और आप हो सकता है एक दिन 2 दिन 3 दिन करके हो सकता है आप 1 साल बना लिए रिमिशन वाला, तो आपका जो 9 साल का ही जेल रहेगा। तो इस तरह से जो प्रोविज़न है बिहेवियर की, ये एक तरह से आपको प्रिजन में का जो मेन मोटिव है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, प्रिजन का जो मेन मोटिव होता है आपको रिफॉर्म करना है ना, रिफॉर्मेटिव होता है, और रिहेबिलिटेशन कराने का होता है, आपका बदलाव लाने का है। तो ये एक तरह से इंसेंटिव के तौर पे यूज किया जाता था कि अगर आप अच्छा से रहोगे तो आपको इतना दिन रिमिशन मिलेगा, एक दिन 2 दिन जोड़ के वो 10 साल से हो सकता है, कोई आदमी 2 साल का कर लिया तो 8 साल का ही उसका मेन सज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है प्रिजन एक्ट के तहत है, और ये आपको पता होगा प्रिजन किसके अंदर में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा सीआरपीसी में है। सीआरपीसी में ये साफ कहा गया है कि अगर किसी को अगर लाइफ टाइम मिल रहा है तो उसको रिमिशन 14 साल का जो जब तक सज़ा नहीं भुगतता है उसके तब तक उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा कि रिमिशन दिया जाए, नहीं, उसका एप्लीकेशन 14 साल के बाद ही कंसीडर हो सकता है, ठीक है ना। तो मिनिमम 14 ईयर आपको जेल में रहना पड़ेगा, ये बात बोलता है। और ध्यान रखिएगा सीआरपीसी जो है यहाँ पे नहीं लागू होता है। पार्डनिंग जब जो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, उस समय प्रेसिडेंट गवर्नर चाहेगा तो ये 14 से पहले भी छोड़ सकता है, ठीक है। अगला बात आता है कि इसमें आपका जो पॉलिसी बनाया हुआ है रिमिशन पॉलिसी 1992 का, और एक नया गुजरात बनाया है 2014 का। 1992 में जो रेप में जो कन्विक्टेड हैं उसको कंसीडर करने का था, उसमें कंसीडर हो सकता है कि उसको हम रिमिशन दे या नहीं दे, लेकिन 2014 में नहीं है, 2014 वाले पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि ये जो विक्टिम है, ये जो जितने भी विक्टिम इसमें थे वो कन्विक्ट जो 14 से पहले जो कन्विक्ट हो चुके हैं, तो ये माना गया कि हम 1992 वाला का ही जो लॉ था वही इस पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम कहीं नहीं दिख रहा है, टेक्निकल ग्राउंड पे ऐसा देखो तो नहीं दिख रहा है, कहाँ दिखेगा अभी और हम लोग देखें। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे उसमें। इसमें एक और बोल रहा है कि ईच स्टेट, हर एक स्टेट का अपना अपना रिमिशन एप्लीकेशन कैसे कब कंसीडर किया जाए, कैसे किया जाए, वो उसका अपना मैटर है, और इसमें क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं मौजूद रहता है, ठीक है ना, ओपेसिटी यहाँ पे रहता है। तो ये रिमिशन पॉलिसी पे ये बात हुई। रिमिशन एज ए राइट, तो यही बात अभी बताएं कि आपका जो मेन प्रिजन का मेन मकसद यही है कि उसको रिफॉर्म करो प्रिजनर को, और उसको रिहेबिलिटेशन भी करवाना पड़ता है। ये 2 बात। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को माना है कि जो रिमिशन है इनहेरेंट पार्ट ऑफ प्रिजनर राइट टू लाइफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट आप डायरेक्टली यूज़ करोगे ना अभी, क्योंकि ये भी मुद्दा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और आगे तक अभी चलेगा, अभी 1-2 रेगुलर अभी आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट करके बाद में आपका आंसर स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टेक्निकल ग्राउंड का जो तो बात है देखोगे तो सही है,
यहाँ पे जो एक्सेप्शनलिज्म जो है उस पे इशू चल रही है कि भाई आप सिर्फ यही 11 आदमी को क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे है while the policy of 1992 provided no discrimination, no disqualification for these release, it is unclear why Gujarat government found these men fit for the release when it has excluded the very same category of prisoner from any consideration whatsoever under the policy 2014, ठीक है ना। 2014 में जब उसको रखा ही नहीं है तो वो बोला क्यों यूज किया। दूसरा ये है, वन सेट ऑफ कंसिडरेशन फॉर everyone else convicted for the same offense, but याद रखिएगा सारे जो है एक ही ऑफेंस पे कन्विक्ट है, but somehow a different set of governance consideration for these 11 individual। बाकी ये 11 के लिए डिफरेंस क्यों, ये एक्सेप्शन क्यों आप 11 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है, आपको पता ही है जो चैलेंज है, जो रेप सर्वायर हैं उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो उसको जो कन्विक्ट है उसके तरफ से लाइफ थ्रेटनिंग का आता है, समाज से जो होता है, सोसाइटी से है, उससे प्रॉब्लम है, उसको मेंटल जो इशू है वो, ठीक है ना। इसको आप अगर इसको फील करना चाहते हो तो आप इसके जगह पे रख के देखो, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। इथिक्स का एक गोल्डन रूल होता है कि आप इथिकल है या नॉन इथिकल है, उसका पैरामीटर आप उसके जगह पे चले जाओ और तब सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला भी कंसेप्ट आप देख सकते हो कि अगर आप मेजोरिटी में हो तो आपको नहीं पता चलेगा अरे माइनॉरिटी वाला को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप माइनॉरिटी वाले की जगह पे रख कर देखोगे तब समझ में आएगा कि उसको कैसा लगता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इशू तो ये है ही है। इसके बाद यही है, रिलीजिंग दिस मैन फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी हु गैंग रेप बिल्किस बानो एंड मर्डर हर फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग ए कम्युनल राइट इज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। इट इज़ दिस एक्सेप्शनलिज्म दैट लाइज एट द कोर ऑफ इनजस्टिस इन दिस केस, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। अभी और आएगा, इसमें और पॉइंट हम लोग डालेंगे। फिलहाल आप कुछ याद रखना, एक जो नहीं याद भी रहे तो कम से कम ये तो याद रहेगा कि रिमिशन पे क्या क्या हमारे पास एक्ट काम कर रहा है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिमिशन को क्या माना है। इतना तो टेक अभी आप रख ही सकते हो, ठीक है ना। ये टेक अभी ले जाइए इसमें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।